नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। 26 मई 2014 जब नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था प्रधानमंत्री पद का, ये शपथ तब हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल की थी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। अब पूरे कार्यकाल के 12 साल हो चुके हैं और भाजपा जश्न मना रही है, गिना रही है अपने कार्यों को, क्या उपलब्धियां रही है, किस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है। लेकिन इस बीच विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। 12 साल में देश को बर्बाद कर दिया गया। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। देश कितना आबाद हुआ, कितना बर्बाद हुआ, क्या कुछ जो योजनाएं प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई, उन योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो कितना हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता राहुल आनंद है, सर से ही बातचीत करेंगे। सर, 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल विपक्ष उठा रहा है, कह रहा है कि 12 साल में आप लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। हाँ, देखिए, जो विपक्ष है हमारा, वो आज देश के अंदर एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है और ताश के पत्ते की तरह वो बिखरता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि 2014 के बाद हमारा जो देश भारत है वो कितना आगे और कितना सशक्त हुआ। क्या नरेंद्र मोदी जी ने जिन बातों को कहा था उसमें जो एक माइलस्टोन सेट करने की बात हम लोगों ने की थी, उसको हम लोगों ने किया या नहीं किया, एक सबसे वाजिब प्रश्न होना चाहिए था विपक्ष का। अब यहाँ पर अगर सत्ताधारी पक्ष की अगर बात आप मानेंगी तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हमारा देश 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपने दायित्व को संभाला था प्रधानमंत्री के तहत, तो उस महामात्य ने एक सबसे अच्छा प्रण लिया था देश को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए और एक विकसित देश की श्रेणी में उसको सम्मिलित करने के लिए। आपको याद होना चाहिए, मैं बिंदुवार तरीके से चीज़ों को याद दिलाता हूँ, आपको याद होना चाहिए कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था उस समय किस स्थान पे थी। आज हम चौथे पे हैं, तीसरे पे जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। पहला अंतर तो ये है। दूसरी बात करते हैं कि उन लोगों ने हमारे देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था को कायम कर रखी थी जिसमें जो किसान वर्ग हैं या फिर जो लाभार्थी वर्ग हैं, उनके पास उनके योजना के पैसे नहीं पहुंच पाते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी के माध्यम से उस योजनाओं का क्रियान्वयन किया। तीसरी बात कर लेते हैं कि जब हमारे देश के ऊपर जब संकट जब आ रहा था तो उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के तहत खाते खोलने की बात की गई थी। विपक्ष ने इसका उपहास उड़ाया, लेकिन इसका लाभ कब मिला? इसका लाभ मिला हम लोगों को जब कोरोना का वक्त आया। उस समय यही खाते बहुत ही सकारात्मक किरदार निभाने के लिए हम उन लोगों के साथ थे। चौथी बात करते हैं, हमने अपने एजेंडे में बिल्कुल क्लियर किया था कि एक देश एक विधान की हम बात करेंगे और हमने उस चीज़ को स्थापित किया। 370 और 35A हटाया, वो उनकी नकारात्मक छवि थी, उनकी नकारात्मकता का परिचय था, इस चीज़ को वो स्पष्ट किया गया। पांचवी बात करते हैं, भारत की संस्कृति हमारे राम से जुड़ी हुई है और महादेव की आस्था और बजरंग बली के पराक्रम से चलता है। तो इसके तहत उन लोगों ने श्री राम को उन लोगों ने इमेजिनरी बता दिया। उस भारत के अंदर जिस भारत की सभ्यता और संस्कृति राम पे आधारित है, श्री कृष्ण पे आधारित है और बजरंग बली के ऊपर आश्रित हैं। आज विपक्ष अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहा है और भाग दौड़ करने का प्रयास कर रहा है। छठी बात करते हैं, हमारा जो रक्षा बजट था 2014 के पहले कितने का था, आज क्या है, ये आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि हम कितने मजबूत हुए हैं। हम पहले दूसरे देशों के ऊपर हमारी निर्भरता रहती थी, आज हमारी निर्भरता देखिए स्वयं के ऊपर आ गई और हमने तो ऑपरेशन सिंदूर में इस चीज़ को दिखा भी दिया है, मेक इन इंडिया का कमाल। और आज चाइना जैसे महाशक्तिशाली देश हो या फिर अन्य ऐसे देश की बात कर लीजिए जो भारत के पराक्रम का लोहा मान रहे हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं। आप चाइना के सामने जाकर नतमस्तक होते थे और हमारे भारतीय सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को मारा। जो घाटी में जो घटना घटी थी, गलवान घाटी में जो दर्दनाक घटना घटी थी, जिसमें हमारे जो शहीद हुए जवान हैं जिनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी, तो उसमें विपक्ष क्या कर रहा था, कह रहा था कि चाइना के लोगों ने, चाइना के सैनिक ने भारतीय सैनिक को मारा। वो अपने आप को ही पिटवाने के लिए लाइन में सबसे आगे खड़े थे। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। हमने पाकिस्तान को भी माकूल जवाब दिया और देश के अंदर जो एक अनंत विकसित यात्रा और परम वैभव के गौरव को जो प्राप्त करने की जो हम अनंत यात्रा पे निकले थे, उस यात्रा
के लिए हम परिसंकल्पित हैं और आज हम उसी का जश्न मना रहे हैं 12 साल के कार्यकाल को लेकर। राहुल जी, आपने तो ये उपलब्धियां गिना दी, लेकिन इस बीच कई सवाल भी हैं। आत्मनिर्भर बनाने की बात आप लोग करते हैं, लेकिन इस बीच कई सवाल हैं। सबसे पहले कि आप लोग आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या भारत आत्मनिर्भर बन रहा है? आखिर ऊर्जा संकट जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है अगर आत्मनिर्भर रहता भारत तो इस तरीके का संकट? देखिए, कोई भी चीज़ें अगर होती हैं तो वो धीरे धीरे ही धरातल पर उतरती हैं। और जहाँ तक आत्मनिर्भर भारत की बात है तो मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे देश के अंदर 2014 के पहले कितने यूनिकॉर्न्स थे। मुझे लगता है कि मुश्किल से होंगे तो 8 या 10। आज हमारे यहाँ यूनिकॉर्न की संख्या भारी है और 100 करोड़ मिलाने के बाद एक यूनिकॉर्न तैयार होता है। तो हमने लोगों को जागरूक किया। दूसरी बात, आपने जो ऊर्जा संकट की बात की, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सेमीकंडक्टर बनाने वाले देश होने जा रहे हैं और हमने उसको विकसित भी कर लिया है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पहले मोबाइल जो था बाहर से हम मंगाते थे और यहाँ से 1 करोड़ के आसपास या 2 करोड़ के आसपास हम लोग बनाते थे, निर्मित करते थे। आज 33 करोड़ के आसपास मोबाइल यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं। साथ ही बात करिए, जब पीएम सौर योजना की बात होनी चाहिए, घर घर जो सौर ऊर्जा की हम उपलब्धता की बात कर रहे थे, आज लोगों को आवश्यकता के अनुसार जो सही समय है और यही समय है जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, उसके तहत हमने ऊर्जा संकट से उभारने के लिए उनके लिए जो भी कदम उठानी चाहिए, स्मार्ट कनेक्शन की बात कीजिए या फिर स्मार्ट चूल्हे की बात कीजिए, तो वो सब हमारे देश के अंदर बहुत तेज़ी से अब आपने देखा होगा कि आ रहा है। और जो ये ऊर्जा संकट की जो बात है वो एक वैश्विक व्यवस्था के तहत चरमराई हुई है, ये कोई भारत का नहीं है। लेकिन फिर भी हम इथेनॉल की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारी जो ऊर्जा का जो संकट है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यानी कि अपने साधन के अंदर ही संसाधन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर कर हम अपने देश को सशक्त और मजबूत बनाएंगे। जहाँ तक विश्व पटल पे भारत के मानचित्र की अगर बात करें तो वो लगभग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में परम वैभव के प्राप्ति की तरफ अग्रणीय है। सर, विदेश नीति की बात करते हैं, आप लोग कहते हैं प्रधानमंत्री के आने के बाद से ये नीति काफ़ी अच्छी हुई है, संबंध अच्छे हुए हैं, माकूल जवाब देने की बात कर रहे हैं आप लोग। लेकिन क्या सिर्फ भारत माकूल जवाब देने के लिए ही बना हुआ है या फिर इसके आगे भी कुछ करेगा? इसके पहले आपने कई अटैक देखे होंगे, पुलवामा अटैक हुआ, पहलगाम हुआ, उसके पहले पाकिस्तान का जो अटैक हुआ था। इस बीच क्या भारत सिर्फ जवाब ही देता रहेगा या फिर इसके आगे की भी? एक बहुत अच्छा एक डायलॉग है एक फिल्म का कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। ये नए भारत का संकेत है और ये सांकेतिक नहीं है। नए भारत ने अपनी मजबूती का लोहा मनवाया है। नए भारत अपने पड़ोसी देशों के बीच में अगर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाते हैं तो वहाँ घुसकर वहाँ पर स्ट्राइक करता है, वापस लौट कर आता है और उनको चेतावनी देता है कि अगर इस बार किए तो हम छोड़ेंगे नहीं। जो देश हमें परमाणु धमकी देता था उसके परमाणु संयंत्र के बगल में हमारा बम पटकना और इस चीज़ को अमेरिका तक हिल जाना, इस बात का संकेत है कि भारत ने आपको एक इमरजेंसी अवेक कॉल दे दिया है। आप लोग लगातार बात करते हैं, कहा जाता है, जो आरोप आप लोग पे लगता है कि धर्म की राजनीति भाजपा करती है। लेकिन पहलगाम का जो अटैक हुआ उसमें देखा गया कि धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। क्या कितनी माँओं की गोद सुनी हुई, कितनी महिलाएं विधवा हो गई, कितनों ने अपने रिश्ते को खोया। लेकिन क्या सिर्फ उसका जवाब दे देना ही माकूल जवाब है या फिर इसके आगे भी कुछ किया जाएगा? देखिए, भारत देश की जो सभ्यता है वो और जो संस्कृति है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर राम की, श्री कृष्ण की और ईश्वर की जो स्थापना की हम बात करते हैं वो हमारे भारत की संस्कृति में है। लेकिन जो हमारे विपक्ष के जो विपक्ष के लोग थे उन लोगों ने एक तरफा तुष्टीकरण की राजनीति की। इसलिए किसी एक धर्म को ऐसा पीड़ित दिखाने का प्रयास किया और उनके साथ एक नेगोशिएट करने का प्रयास किया जिसके तहत आज वो धर्म के लोग अपने आप को उन पे भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। चाहे वो 2014 की बात करिए जब लुटियंस दिल्ली की 100 से ऊपर की संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई सिर्फ इसलिए कि आप हमें वोट देंगे। आज़ादी की अगर पुस्तक को भी अगर पढ़ा जाए तो उस समय भी धर्म को लेकर राजनीति करने का प्रयास किया गया था। लेकिन भारत ने अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति का मान और सम्मान करते हुए आज हम इस स्थान पर पहुँचे हैं। एक बात मैं आपको और बताऊँगा कि जब राम की चर्चा की जब बात आती है, जब हम श्री राम का जब उद्घोष करते हैं और जब सनातन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो फिर ये भारत
के अंदर ये जो भारत हमारा हिंदू आबादी वाला देश है, यहाँ नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में जाकर करेंगे? अगर यहाँ चर्चा नहीं करेंगे तो क्या बांग्लादेश में जाकर चर्चा करेंगे? ये सारे लोग उन लोगों को खुश कर कर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। हमारे शब्द तल्ख हो सकते हैं, लेकिन हमारे एक्सक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में कहीं भी किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। लाइन लगाकर लोग, आप गाँव में चले जाइए, बुर्का पहनकर लाइन लगाकर महिलाएँ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाती नजर आएंगी। क्या कभी किसी ने रोका कि नहीं आपको नहीं लेना है, आप बुर्का पहन कर आई हैं? ऐसा नहीं है। हमारे शब्द में तल्खी हो सकती है, हमारे खिलाफ कोई कुछ बोल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक संदेश दिया है, एक है तो सेफ है की बात हमने की है। और कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी सदन की बात हो या किसी मंच की बात हो तो उस वहाँ से 140 करोड़ देशवासी कहते थे, ना कि मनमोहन जी के शासनकाल के दरमियान ये कहते हैं कि देश की संसाधन में सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो यहीं से जो विभाजन की जो राजनीति है वो स्थापित होती है। प्रधानमंत्री ने ये वादा किया था देश की जनता से कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन सर कब आएंगे? देखिए, अच्छे दिन की परिभाषा क्या होती है? अच्छे दिन की परिभाषा ये होती है कि आप कितनी मजबूती के साथ स्थापित हुए, आपका परिवार और आपका जो समाज है वो कितना खुशहाल है। अच्छे दिन की परिभाषा ये हो सकती है कि जो योजनाओं का जो हम क्रियान्वयन कर रहे हैं तो वो योजनाओं का लाभ हमारे देश के निवासियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छे दिन की परिभाषा वो होगी कि जब इज्जत घर बनाकर महिलाओं को समर्पण कर दिया गया, उनके परिवार के लोगों को दे दिया गया। और साथ ही साथ अच्छे दिन की परिभाषा ये भी होगी कि आज जब भी कोई पीएम आवास योजना की जब हम चर्चा करते हैं तो वो एक महिला के नाम पे हम देते हैं और उसको घर की मालकिन बनाते हैं। तो ये अच्छे दिन की ही परिभाषा है। और साथ ही साथ बात करें, अगर आप रक्षा के क्षेत्र में बात करें तो भारत के लिए भी अच्छा दिन है, क्योंकि हम सब भारतवासी अपने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के तहत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हम लोगों ने बनाया है। और साथ ही साथ जो DRDO है, हम उसने लगातार अच्छे दिन की परिभाषा को गढ़ा है। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो हमने चीज़ों को किया है। जो लोग एक देश में 2 विधान की बात करते थे, हम एक देश में 1 विधान की चर्चा करते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो इससे अच्छा अच्छे दिन की परिभाषा क्या हो सकती है? लगातार विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री बाकी योजना दे ना दें, लेकिन लाइन लगाओ योजना खूब चलती है। पहले कोविड के समय में ऑक्सीजन के लिए लोगों ने लाइन में लगा, उसके बाद फिर जब नोटबंदी हुई तो नोट की बदली के लिए लाइन में लगे, उसके बाद अभी हाल ही में जब LPG की समस्या हुई तो लोग सिलेंडर के लिए भी लाइन में लगे। तो क्या वाकई विपक्ष का ये आरोप सही है, लाइन लगाओ योजना ही भारतीय जनता पार्टी चला रही है? देखिए, जो विपक्ष हमारे देश के ऊपर 70 साल शासन किया हो, वो विपक्ष अगर इस तरह की बातें करता है तो कहीं ना कहीं ये हास्यास्पद ही भाषण है और हास्यास्पद ही ये बयान है। मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, 15वां साल हमारा चल रहा है, तीसरा कार्यकाल हमारा चल रहा है, 12 साल हमने कंप्लीट किया है। इस 12 साल में हमने अपने देश के नागरिकों को सशक्त बनाया और उनको आत्मनिर्भरता का संदेश दिया है। इसके तहत हम ऑक्सीजन की जो हमारे देश के अंदर जो कमियां होती थी, ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। ये एक सच्चाई है। जो नोटबंदी की जो हम चर्चा कर रहे थे, तो रोस्टर वाइज योजनाओं के तहत नोटबंदी के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक इसका एक्सक्यूशन किया गया। हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन में समस्या आई है, मैं इस चीज़ को नकारता नहीं हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज़ को कर कर दिखाया है। वो इस बात को क्यों भूल जाते हैं? उनको तो इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए ना कि जब नोट छापने के लिए जो कुछ मशीनें आ रही थी तो वो दुबई में रुक कर क्यों अदला बदली हो गई? इसका जवाब उनको देना चाहिए था ना। उनको जवाब ये देना चाहिए था कि जब इंटेलिजेंस का जब इनपुट आता था कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पाकिस्तान परमाणु बम बनाने जा रहा है, तो उस समय उनकी सरकार क्या कर रही थी? उनकी सरकार क्यों फ़ोन कर उनको बता रही थी कि इस तरह की समस्या हो रही है, हमने अपने कितने लोगों को बलिदान सहा है? इस सवाल का जवाब उनको देना चाहिए था। और जब LPG समस्या की जो चर्चा हो रही है, तो LPG समस्या कोई केवल भारत के लिए नहीं है। आज भी अगर देख लीजिए तो LPG को लेकर हमारा लगातार मालवाहक जहाज हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो एक समय सीमा जो तय की गई है, उस समय सीमा में हर कोई दे रहा है, गैस का कनेक्शन ले रहा है। यहाँ तक कि विपक्ष, जो सदन की आत्मा विपक्ष में विराजमान होती है, वो विपक्ष अपनी बहादुरी का परिचय ना देकर पैनिक
बाइंग करने का वो संदेश देता है, चाहे वो आप लोग पेट्रोल। कह रहे हैं कि माहौल पैनिक किया जा रहा है पेट्रोल डीजल या फिर एलपीजी के मामले में, लेकिन जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं इसको सर, ये दाम तो पहले भी बढ़ जाने चाहिए क्योंकि संकट काफ़ी समय से था, लेकिन क्या ये सही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बंगाल और बाकी जगहों पे चुनाव था इसलिए आप लोगों ने दाम को काफ़ी कंट्रोल करके रखा था, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और दाम जो है वो आसमान छूने लगा? देखिए, जब सरकार कोई भी जब चुनी जाती है तो वो देश की जनता के लिए समर्पित होनी चाहिए। और जब भारत देश अपना ऑयल रिजर्व को बढ़ा रहा है लगातार, तो और उस ऑयल रिजर्व की जैसे जैसे खपत होती गई और जैसे जैसे वो बढ़ता गया, तो उस समय जो भी तकनीकी समस्या आई है, आप हॉर्मुज़ स्ट्रेट की बात कर लीजिए, वहाँ से जब आने में हमें समस्या हो रहा था, तो आप उस विपक्ष को ये पता करना चाहिए कि आपके पड़ोसी मुल्क में कितने हैं पेट्रोल के दाम, आपके पड़ोसी मुल्क में महंगाई का स्तर क्या है। चलिए उनको भी छोड़ते हैं, वो विदेशी लोगों की भाषा को ज़्यादा समझते हैं क्योंकि मन तो उनका इंग्लिस्तानी है, तो दिल हिंदुस्तानी हो नहीं सकता है। तो अगर अमेरिका की भी बात सुन लीजिए तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा महंगाई दर का स्तर है, ब्रिटेन की बात कर लीजिए, साथ ही साथ आप रशिया की बात कर लीजिए, अन्य देशों की बात कर लीजिए, उससे बेहतर स्थिति हमारी है। चलिए वो दूर की बातों को छोड़ देते हैं, करीब आ जाते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत देख लीजिए, 300 से 400 लीटर के आसपास थी, हमारे यहाँ 114 है और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है, फिर भी हम अपने आबादी की खाना पूर्ति जो है बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और कहीं भी कोई शॉर्टेज नहीं हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल साफ़ है कि जो हमारी जो नीति है वो बिल्कुल, हमारी जो नीयत और जो नीति है बिल्कुल स्पष्ट है। सर अंतिम सवाल, करोड़ों लोगों को हर साल रोज़गार देने की बात सरकार ने आपकी कही थी, रोज़गार देंगे, किसानों की आय को दुगुनी करेंगे, क्या ये सारी चीज़ें पूरी हुई है? क्योंकि रोज़गार की समस्याएं जो है वो चरम पर है। और इसके साथ ही सवाल एक और है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी बन गई है, 8 महीने लगभग होने जा रहे हैं आपकी सरकार बने, लेकिन जिन योजनाओं की बात आप लोग कर रहे थे, जो आप लोगों ने चुनावी आपका जो मैनिफेस्टो था, क्या उस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो आपने जो प्रश्न पूछा है वो आंकड़ों पर आधारित इसका उत्तर होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो हमने रोज़गार देने की जो बात की थी उसमें स्वरोजगार से भी जोड़ने की बात की गई थी। देखिए, देश के कोई भी व्यक्ति, सरकार अपने आबादी के 3% से ज़्यादा किसी को नौकरी नहीं दे सकती है। ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को किसने बताया? इस सच्चाई को भारतीय जनता पार्टी ने बताया। और हमने क्या किया? स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने का काम किया। और आज आप देखिए जो यूनिकॉर्न्स हैं वो ऐसे ही नहीं है। आज एमएसएमई के अंदर जो लाखों लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऐसे ही नहीं है। जो आज मुद्रा योजना के तहत जो करोड़ों लोगों को जो विदाउट एनी गारंटी जो लोन दिया गया है वो ऐसे ही नहीं है। वो उनको सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए, रोजगार की प्राप्ति के लिए दिया गया है। और साथ ही जो आपने कहा कि बिहार के परिवेश में, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के परिवेश में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट का जो प्लान रखा गया है माननीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा, वो तय समय के अंदर उस लक्ष्य की पूर्ति की जाएगी। सर लक्ष्य की पूर्ति की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से यहाँ बढ़ रहे हैं, अपराधी एकदम बेलगाम हो चुके हैं, तो क्या ऐसे में कोई जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार भी हो? हाँ, देखिए, अपराध एक ऐसी घटना है जो श्री राम के भी शासनकाल में नहीं रुकी थी और जब कृष्ण का भी युग था तो उस समय भी कंस हुआ करता था। तो ये रुकने वाला समस्या है, नहीं है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी फेलियर है? मैं बता रहा हूँ कि ये कहीं भी ये रुक नहीं सकता है, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई कितने तरीके से होती है, इसके ऊपर पुलिस की प्रक्रिया क्या होती है उस क्रिया के बाद, ये बात पे चर्चा होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता हूँ कि जिन लोगों को भी अपराधीकरण करना है बिहार के अंदर, या तो वो अपना इंश्योरेंस करा ले, या फिर जो पिंडदान करने की जो बात माननीय सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं, तो उनके परिजन मोक्ष की धरती गया जी में पिंडदान करते भी नजर आएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी गंभीर मामले होंगे, 48 घंटे के अंदर बिहार पुलिस उस पर संज्ञान लेती है, या तो उसको लंगड़ा बनाती है या तो उसको मौत के घाट उतारती है। बिहार में तो लगातार ऐसे ही घटने घट रहे हैं, ऐसे ही घटना घट रहा है जो कि काफ़ी गंभीर है। हाल ही में नीट छात्रा के साथ जो हुआ, और इसके अलावा आए दिन लूट, मर्डर, रेप जैसी समस्याएं यहाँ तो हो ही रही है, रोज़ ऐसा मामला हो रहा है। लेकिन कहाँ सम्राट चौधरी जो है वो इनकाउंटर करवा रहे हैं? इनकाउंटर कुछ हो रहे हैं, लेकिन उसको भी लोग कह रहा है कि जाति विशेष इनकाउंटर करवाया जा रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले इसके ऊपर बहुत चर्चाएं हुई थी
मीडिया हाउस में भी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हम जाति की बात नहीं करेंगे, और जो भी वर्ग हो, चाहे वो भूमिहार से आता हो या ब्राह्मण से आता हो या राजपूत से आता हो या कुशवाहा हो या यादव हो या फिर अन्य ऐसी जाति हो जो समाज में अपराध को करने के लिए अपना कदम बढ़ाएगा, उसका एनकाउंटर पुलिस करेगी। और मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों का कार्यकाल को उठाकर देख लीजिए, 8 महीने का, उसमें सबसे ज़्यादा एनकाउंटर अगर किसी ने कराया है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने, यानी एनडीए की सरकार ने सम्राट जी के नेतृत्व में ही किया है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये स्पष्ट संदेश है बिहार सरकार के द्वारा उन अपराधियों को, या तो बिहार छोड़ दो या तो हम पिंडदान करा देंगे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता राहुल आनंद थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जश्न मना रही है प्रधानमंत्री के कार्यकाल के पूरा होने के बाद, और लगातार उपलब्धियां गिनाई जा रही है। लेकिन इस वीडियो में हमने बात किया जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन योजनाओं की बात भारतीय जनता पार्टी करती है वो योजनाएं कितना धरातल पे है। इसके साथ ही विपक्ष का जो आरोप है कि देश को बर्बाद किया जा रहा है। विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था देश की जनता से कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन कब आएंगे। सर ने साफ तौर पे सबका जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।